थैली में मेंढक। अगले रोज हाजरा एली को अकेले में ले गई। कहने लगी, शरीफ की बातों में न जा, वो तो खामखा तुझे गुमराह कर रहा है। लो कोई बात है, बड़ा उपदेशक देख लो, शादी के खिलाफ बातें करता है। भला खुद क्यों अपनी शादी करवा रहा है? सईदा से मिन्नतें क्यों करता है? क्यों उसके सामने हाथ जोड़ता है? हाथ जोड़ता है? एली ने हैरानी से पूछा। वो किस लिए? कहता है मेरा ब्याह करा दो, मैं अपना घर बसाऊंगा। देख लो, खुद तो इतना चाव है दूसरा ब्याह करने का और तुम्हें मंगनी के खिलाफ उकसा रहा है। तौबा, कोई हद होती है जमाना साजी की। जमाना साजी और शरीफ? एली को यकीन नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उठ बैठा। नहीं अम्मा, ये कैसे हो सकता है? वो चिल्लाया। पूछ देख तू उससे। हाजरा चमक कर बोली, मैं क्या गलत कह रही हूँ? हाजरा के जाने के बाद वो सीधा शरीफ के घर पहुंचा और जाते ही बात छेड़ दी। तेरी शादी हो रही है क्या? उसने शरीफ से पूछा। शरीफ के होंठों पर जहर खंद फैल गया। छत की तरफ देखते हुए उसने कहा, शादी? वो हंसने लगा। अजीब सी हंसी थी वो। उसमें मुसर्रत की बजाय धमकी थी, खौफनाक धमकी, जैसे वो शादी की बजाय इंतकाम ले रहा हो। उसके कहकहे में एक तसलसल पैदा होता गया, खौफनाक तसलसल, और आवाज बतदरीज बुलंद होती गई। इस कदर बुलंद हो गई कि घर के सब लोग भागकर उसके गिर्द जमा हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? मगर शरीफ किसी को जवाब दिए बगैर इसी तरह कहकहा मारकर हंसे जा रहा था। उसकी आंखों से पानी बहने लगा था, मुंह से राल के तार निकल रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब क्या मोहल्ले वालों को तमाशा दिखाना है? सईदा चिल्लाई, या कोई नया खेल है? अल्लाह रखे अगले हफ्ते बारात लेकर जाना है। बहन, शादी की खुशी है, हंस लेने दो। राबिया ने बात टालने के लिए कहा और फिर एली का हाथ पकड़कर बोली, आ तुझे दिखाऊं कैसे अच्छे कपड़े बनवाए हैं इसकी दुल्हन के लिए। वो घसीट कर एली को दूसरे कमरे में ले गई। लेकिन खाला, उसने राबिया और सईदा से पूछा, कहाँ हो रही है शरीफ की शादी? बहुत दूर, राबिया ने कहा। बहुत दूर? जहां वो नौकर है, वहां न जाने क्या नाम है उस जगह का। मगर बहन, सईदा ने कहा, हैं तो वो खुरामाबाद के रहने वाले, नौकरी नूरपुर में करते हैं ना। लड़की के अब्बा बहुत बड़े अफसर हैं, गुलाम अली नाम है। दूसरे कमरे में शरीफ का कहकहा खत्म हो चुका था और अब वो खांस रहा था जैसे थक कर हार गया हो। देखा, राबिया ने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा, अकेले में सब ठीक हो गया, अब वो खांस रहा है। तुम तो बहन उसकी दीवानगी को और भी हवा देती हो। लो, मुझे क्या मालूम कि ऐसी होती हैं ये बातें, सईदा बोली। मैं जरा जाकर देखूं, एली ने दबी जबान से कहा और फिर चुपके से शरीफ के पास जा बैठा। शरीफ आंखें मूंदे टेक लगाए चुपचाप बैठा था। फिर दफतन उसकी निगाह एली पर पड़ी, होंठों पर तबस्सुम लहराया। शादी? वो मध्यम आवाज में बोला। अब शादी क्या होगी? जब शादी की आरजू थी तब तो ये मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए थे। ये नहीं हो सकता। अनवर और शरीफ की शादी हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जालिमों ने मुझे कैद कर लिया और उसे शहर से दूर न जाने कहाँ ले गए। अब क्या है? उसने लंबी आह भरी। ये समझते हैं मैं शादी कर रहा हूँ। इनको क्या मालूम एली, इनमें एहसास नहीं, ये क्या समझेंगे? फिर वो एली के करीब तर हो गया और राजदाराना अंदाज में बोला, इन्हें नहीं मालूम एली कि मैं सिर्फ शादी इसलिए कर रहा हूँ कि उसका दिल ना टूटे, उसकी जिंदगी तबाह ना हो जैसे मेरी जिंदगी तबाह हुई थी। और वो कितनी मासूम है, तुम देखोगे तो अंदाजा होगा तुम्हें। उस बेचारी को क्या मालूम कि मोहब्बत किसे कहते हैं। शरीफ ने झुरझुरी ली। न जाने उसे क्या नजर आया है मुझ में, न जाने उसे क्या खुशफहमी है। काश वो किसी जीते जागते नौजवान को चुनती। मुझ जैसे शख्स में अब क्या रह गया है? जो था वो लोगों के जुल्म की भेंट चढ़ गया, अब क्या धरा है? लेकिन उसे कौन समझाए जो अभी दहलीज पर खड़ी मुस्कुरा रही हो। उसे क्या मालूम कि जिंदगी क्या चीज है, जाने मोहब्बत ने उस पर क्या जादू कर दिया है। वाकई वो शहजादी है, इसमें बमुसम्मा है। मुझे छुप छुप कर देखने के बाद एक रोज वो मकान की दहलीज से बाहर आ गई मेरे रूबरू, और उसने एक मेंढक के जरिए इजहार मोहब्बत कर दिया। मेंढक के जरिए मोहब्बत? एली ने हैरत से पूछा। हाँ, मेंढक के जरिए इजहार मोहब्बत। शरीफ हंसने लगा। उसने मेंढक को एक थैली में ही रखा था। जब मैं सो रहा था तो उसने वो थैली मुझ पर फेंक दी। मैं डर कर उठ बैठा। वो हंसने लगी। शरीफ ने हंसते हुए कहा, मोहब्बत भी इजहार के अनोखे तरीके पैदा करती है। अनोखे? वो रुक गया और तवील खामोशी के बाद बोला, मुझे उसकी मोहब्बत का एहतराम है। उसे तो शायद मैं ठुकरा देता, मगर मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकता हूँ? मैंने खुद मोहब्बत की है। मैं जानता हूँ कि मोहब्बत क्या होती है। अजीब चीज है मोहब्बत, अजीब। तुम मोहब्बत करो एली, किसी से करो मगर मोहब्बत करो, किसी से करो मगर मोहब्बत करो। उसने एक तवील आह भरी और खामोश हो गया। 8 रोज के बाद वो सब बारात लेकर नूरपुर जा रहे थे।
उस अनोखी लड़की को दुल्हन बनाकर लाने के लिए जिसमें इतनी जुर्रत थी कि घर की दहलीज से बाहर निकलकर शरीफ पर मेंढक फेंक सकती थी। वो लड़की जिसे ऐसा अनोखा इजहार मोहब्बत सूझ सकता था। मोहल्ले में तो एक भी लड़की ऐसी न थी जिसमें मजाक करने की सलाहियत हो या जिसमें जुर्रत हो। उन्हें तो दबे पांव चलने, छुप छुप कर झांकने और मुंह पर पल्लू लेकर मुस्कुराने के सिवा कुछ न आता था। लड़के चौगान में खड़े होकर रेशमी रूमाल हिलाते हिलाते और बाल ठीक करने के बहाने सलाम करते करते थक जाते, मगर वो यूं बेहिसो हरकत खड़ी रहती जैसे पत्थर की बनी हुई हूं। चंद एक जिन पर मोहल्ले का असर ज्यादा न था, लड़कों को देखकर दौड़ती भागती, एक दूसरे को पकड़ती, पल्लू झटकती, उसे संभालती, सभी कुछ करती, मगर इजहार मोहब्बत करना तो क्या, उन्हें पैगामाते मोहब्बत को मुनासिब तौर पर वसूल करने का शऊर तक न था। जिस दिन से शरीफ ने एली को अपना राज बताया था, उसी दिन से बैठे बिठाए एली की निगाहों तले एक शोख मुतबस्सम हसीना आ खड़ी होती। उसकी तरफ देख देख कर मुस्कुराती और एली का जी चाहता कि वो दहलीज से बाहर निकल आए और फिर थैली में सिला हुआ मेंढक धप से उसके सीने पर आ गिरे और वो घबरा कर उठ बैठे और फजा में एक मध्यम मगर रंगीन कहकहा यूं गूंजे जैसे घंटियां बज रही हों। उस रोज बारात के साथ नूरपुर जाते हुए वो गैर मामूली तौर पर खामोश था। खिड़की से बाहर मुटियाले टीले दौड़ रहे थे। कभी कोई गहरा खड्ड मुंह फाड़े आ निकलता जिसके तले दूर पानी की नदी नाचती, फिर वो टीले और उन पर यहाँ वहां खुश्क टुंड-मुंड दरख्त। एली की निगाहें उस गुलाबी उफक में खोई हुई थीं जो उसके अंदाजे के मुताबिक उनकी मंजिल था, और वहां गुलाबी मुतबस्सम चेहरा उसे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। डब्बे में बैठे हुए बराती अपने बातों में मगन थे। हर चंद मिनट के बाद एक कहकहा गूंजता, किसी पर आवाजा कसा जाता और एली चौंक कर उधर देखता। एक तरफ मोहल्ले के बुजुर्ग थे, दूसरी तरफ जवान और तीसरी तरफ उसके अपने साथी अर्जुमंद, रजा और रफीक। हर गिरोह अपने अपने मशागिल में मुनहमिक था। सिर्फ दो अफराद अकेले चुपचाप बैठे थे। एक कोने में शरीफ था जो मुसलसल गाड़ी की छत को घूरे जा रहा था। दूसरी तरफ एली था जो खिड़की से बाहर किसी रंगीन उफक को देखने में खोया हुआ था। मुमकिन है रेल की छत में शरीफ भी वही रंगीन उफक देख रहा हो। उन दोनों को मंजिल का ख्याल लगा हुआ था। दोनों के सीनों में मेंढक कूद रहे थे। दोनों की निगाहों में रंगीन तबस्सुम झिलमिला रहे थे। हर चंद मिनट के बाद गालिबन अपने तखय्युल और महसूसात की नौइयत समझकर एली एहसासे नदामत से घबरा जाता। इस ख्याल पर नदामत महसूस करता कि अपने दोस्त की बीवी को ताक रहा है, महसूस करता कि वो मुजरिम है, फिर घबरा कर लाहौल पड़ता और किसी और बात की तरफ मुतवज्जे होने की नाकाम कोशिश करता। फिर दफतन उसके तखय्युल में शहजादी पीछे हट जाती और उसकी छोटी बहन आगे बढ़ती। शायद उसमें भी दहलीज पार करने की जरूरत हो, शायद उसे भी मेंढक फेंकने से दिलचस्पी हो। इस ख्याल पर वो इत्मीनान का सांस लेता और फिर से अपने रंगीन ख्वाब में खो जाता। एली के जहन में एक नई उम्मीद करवट ले रही थी, एक नई दुनिया उभर रही थी। सामने टीले की ओट में मेंढकों की झील के किनारे एक दोशीजा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, इशारे करती। एली के जिस्म पर च्योंटियां रेंगती, सीने में मेंढक फुदकते और दिल में न जाने क्या होता। शरीफ भी बार बार चौंकता जैसे वो भी खुद को मुजरिम समझ रहा हो। जब वो उस रंगीन मंजिल के ख्याल में खोया हुआ होता तो एक सोगवार चेहरा उसके रूबरू आ खड़ा होता, सोता हुआ, मुंह खुले, परेशान, होंठों पर जहरे खंद। उसे देखकर शरीफ को एहसास होता कि वो अनवर से बेवफाई कर रहा है, उसकी जिंदगी तबाह करके खुद रंगीन उफ़क़ आबाद कर रहा है। इस ख्याल से वो घबरा जाता। फिर उसकी आंख में हुज़्न और मलाल की घटाएं उभरने लगती। दिल से आवाज बुलंद होती, नहीं नहीं, मेरा क्या है, सब तो उसके लिए है कि उसका दिल न टूटे, उसकी जिंदगी तबाह ना हो। बराती दुल्हा मियाँ की हालत को देखकर मुस्कुराते, देख लो भाई, ये दुल्हा मियाँ हैं, यूं अपनी बारात लिए जा रहे हैं जैसे कोई दार पर चढ़ रहा हो। अली अहमद कहकहा लगाते, मियाँ दार ही तो है, इस हकीकत को कोई कोई समझता है। जवान कहकहा लगाते, जभी तो अली अहमद दार पर चढ़ते चढ़ते नहीं थकते। नौजवान चुप चुप कर मुस्कुराते, सरगोशियां करते और फिर अर्जुमंद बाआवाज़े बुलंद कहता, मियाँ तुम तो यूं बैठे हो जैसे कोई दार पर चढ़ने वाला हो। क्यों मियाँ, इसे शौक नहीं क्या? बेटा किसका है? और सब अली अहमद की तरफ देखकर हंसते और गाड़ी चीखती चिल्लाती हुई दौड़े जाती। बिलाखिर एक वसी और अरीज प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुक गई। लो भाई, नूरपुर आ गया, कोई बोला और एली का दिल उछल कर हलक में आ फंसा। वो एक अजीब सा स्टेशन था, जैसे एक वसी और अरीज रेस कोर्स हो। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई और लंबाई आम प्लेटफॉर्मों से कई गुना ज्यादा थी। स्टेशन के अहाते के चारों तरफ कद्दे आदम फसील थी, जिसमें एक फाटक लगा था जिससे रेल अंदर दाखिल होती। एक तरफ सुर्ख रंग का एक ऊंचा कला बना हुआ था जिसकी दीवारों में बंदूक की नालियों के लिए सुराख छोड़े हुए थे।
दूसरी जानिब स्टेशन के स्टाफ के रिहायशी क्वार्टर थे। बैठे बैठे से मामूली क्वार्टर और कले के पीछे ऊंचे स्याह पहाड़ इस्तादा थे। एली ने ताज्जुब से चारों तरफ देखा, फिर उसकी निगाहें उन क्वार्टरों की तरफ मरकूज हो गईं। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे खिड़कियों और दरवाजों के पीछे मेंढकों से भरी हुई थैलियां रखी हों। बाहर स्टेशन के अहाते में कोई ऐसी जगह न थी जहां से मेंढक दस्तयाब हो सकते हों। मेंढक क्या, वहां तो तालाब या छप्पड़ का नामो निशान तक न था। फिर वो एक बहुत बड़े कमरे में खाना खा रहे थे। भुने और तले हुए मुर्ग मुसल्लम रकाबियों में पड़े थे, किस्म किस्म के चावल और गोश्त। वो हैरानी से उन भरे काबों की तरफ देख रहा था जो गोश्त से लदे हुए थे। अली अहमद कहकहा मारकर हंस रहे थे। महल्ले वालों की बातें खिली हुई थीं और शहजाद के वालिद की आंखों में गोया फुलझड़ियां चल रही थीं। क्या जोड़ी है, चचा चिल्लाने लगे। भाई गुलाम अली और अली अहमद की, वाह वाह। वो कहते हैं ना, किसी ने आवाजा कसा, साजन से साजन मिले कर कर लंबे हाथ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर भाई गुलाम अली। अली अहमद हंसे और फिर मुसल्लम मुर्ग पर पल पड़े। फिर एक नौकरानी आकर चिल्लाने लगी, एली को अंदर बुलाया है, अंदर बुला रहे हैं एली को, एली को अंदर बुलाया है, एली को अंदर बुलाया है, एली को अंदर बुलाया है। चारों तरफ से आवाजें सुनाई देने लगी। एक भयानक दफ बजने लगी। एली की रगों में कोई धमकी बजाने लगा। निगाहों में इर्द गिर्द की चीजें धुंधला गईं। अंदर जाते ही न जाने उसे क्या हुआ, उसकी आंखें झुक गईं। हल्का आवाज से खाली हो गया। बाजू लटकने लगे। चारों तरफ से बिनबिनाहट सी सुनाई दे रही थी, मगर वो गर्दन ना उठा सकता था। अपने अली अहमद का एली है, महल्ले वाली की मकरू आवाज सुनाई थी। अच्छा बहन, जीता रहे। दो बड़े बड़े हाथों ने उसके सर को गिरफ्त में ले लिया और फिर वो भागा। न जाने ऐसा क्यों होता था, क्यों जब वो मंजिल पर पहुंचता तो उसके पांव में चलने की सकत न रहती, उसके बाजू शल हो जाते, निगाहें एहसासे नदामत से धुंधला जाती। ऐसा क्यों था कि जब वो तखलिये में अपने तखय्युल की दुनिया में वापस पहुंचता तो अंधे की तरह मंजिल से चिमट जाता। उसकी गिरफ्त में दीवानगी का उनसर पैदा हो जाता था। मूंगिया गठड़ी। फिर वो नूरपुर से वापस आ रहे थे और एली एहसासे नाकामी की वजह से खामोश था। उसके तखय्युल के पर गोया कट चुके थे। बाजुओं में ताकत परवाज न रही थी। उसके सामने कोई उफक न था। मुटियाले टीले, टुंड मुंड दरख्त और फैली हुई वीरानी। फिर अर्जुमंद उसे झंझोड़ रहा था। अबे ओ मुर्दे, वो चिल्लाया, तू पहले ही फौत हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, वरना आज हमारी तरह हराम मौत मरता। बच गया यार, तू हमेशा ही बच जाता है। अर्जुमंद की बात सुनकर एली हैरान हुआ। अर्जुमंद ने तो कभी ऐसी बात न की थी। उसके अंदाज में कभी मायूसी न देखी थी। फिर उसे क्या हुआ? वो यूं सर को हाथ से थामे बैठा था जैसे कतई तौर पर तबाह हो चुका हो। बेटा, हमारा तो कल्याण हो गया, वो दबी आवाज में बोला। आखिर बात क्या है? एली ने पूछा। बात? अर्जुमंद हंसा। देख लो रफीक की आंखों में, देख लो वो बात, देख लो क्या बीती हम पर। यार, हम इस लायक तो न थे। एली ने रफीक की तरफ देखा। उसकी आंखों में गोया बेर बूटियां रेंग रही थी। हे, अर्जुमंद बोला, बस समझ लो वो मंजर जो कप ने 6 साल बाद छलक कर दिखाना था, आज देख लिया है। मैं क्या करूं? उसने लंबी आह भरी। अब तो यही है कि चूहे की तरह एक टुकड़े को कतरते रहें। यह कहकर उसने जेब से सूखे हुए केक का एक टुकड़ा निकाला और उसे कतरने लगा। फिर एली की तरफ देखकर कहने लगा, हे, दे तो दूं तुझे बेटा, मगर जो डाली से तोड़कर खाने में बात है वो कहाँ? और फिर अपन के ये हाथ भी देख ले, जैसे कोढ़ी के हों। हे, और वो हाथ जिनसे इस बेकारी को ये टुकड़ा मिला है। हाय हाय, अच्छा चल तू भी करे देवी के दर्शन। क्या चीज है खुदा की कसम। हाँ, तू भी क्या याद करेगा। वो उसे घसीट कर डब्बे से बाहर ले गया और फिर मुल्हका जनाना डब्बे में उसे जबरदस्ती ठोंस कर चिल्लाने लगा। ये आया है एली खाला सईदा, कहता है मैं खाला से मिलूंगा। आ एली, खाला बड़े तपाक से बोली। मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ये एली है, मेरी खाला हाजरा का बेटा, उसने मूंगिया गठड़ी से कहा जो पास ही सीट पर धरी थी। मूंगिया गठड़ी में जुम्बिश हुई। 2 सफेद खून में भीगे हुए हाथ एली की तरफ लपके। ताजा खून की बू का एक रेला आया। एली भागने की सोच रहा था कि गठड़ी के पट खुल गए। 2 गुलाबी झीलें छलकी जिनमें स्याह गुलाब उभर रहे थे। सारे मुंह पर मखमली बेर बूटियां रेंग रही थी। फिर एक छलका हुआ तबस्सुम। एली खड़े का खड़ा रह गया। गिरदोपेश झिलमिलाकर मादूम हो गया। सईदा न जाने हाथ हिला हिला कर क्या कह रही थी। बाहर प्लेटफॉर्म पर अर्जुमंद आंख बचाकर छाती पीट रहा था। रफीक रेशमी रूमाल हिला रहा था। उसकी आंखों में बूंदाबांदी हो रही थी। परे अली अहमद हस्बे दस्तूर कोल्हों पर हाथ रखे डब्बे पर निगाहें गाड़े खड़े थे,
जैसे कोई चील पर तोल रही हो। उनके करीब ही सफदर उंगलियों में सिगरेट थामे चुटकी बजा बजा कर गुनगुना रहा था, ऐ दिलरुबा मैं हूं फिदा। एली खामोश खड़ा था, न जाने कब तक वैसे ही खड़ा रहा। उसे मालूम न था कि कब मूंगिया गठरी के पट बंद हुए। फिर उसे कुछ पता न था कि खिड़की के बाहर टीले भाग रहे थे या सरसब्ज मैदान फैले हुए थे। उसे मालूम न था कि लोग बातें कर रहे हैं या हंस रहे हैं। दिल में एक शोर बरपा था, रगों में लहरें उठ रही थीं, सीने में धुनकी बज रही थी। सामने एक लकोदक वीराना फैला हुआ था और इस वीराने में एक मूंगिया गठरी पड़ी थी और 2 खून आलूद हाथ और गाड़ी होंकती हुई जा रही थी।